सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपका कक्षा 10वीं का भूगोल का अध्याय 4 कृषि है। और हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कृषि को शुरुआत करते हैं। जैसा कि कृषि देश के लिए सबसे उपयोगी है और हम कृषि को ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे और जल्दी से शुरुआत करते हैं। और माने ये आपका अभ्यास प्रश्न है। मैं इसका बुक का वीडियो और नोट्स का वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे लिंक एनसीईआरटी किंग मंत्र पर जाकर आप पा सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। माने पार्ट 1 का दे दूंगा और आप पार्ट 2 पार्ट 3 का उसमें पा सकते हैं। और ज़्यादा टाइम न करते हुए अभ्यास प्रश्न को हम देखते हैं। संक्षेप में लिखे, मैं संक्षेप में लिखा सॉरी, बहुवैकल्पिक प्रश्न। आपको मैं डरा दिया था यार। पहला देखेंगे आप प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती हो। आपको याद होगा कि रोपण कृषि में अधिक से लगाया जाता है। जैसे कि आपका चाय का खेती आप देखेंगे, बागवानी फसलें ये तो होगा नहीं आपका। और गहन कृषि आप देखेंगे आजीविका के लिए किया जाता है। और स्थानांतरित कृषि जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है, कारण में अपने खाने पीने के लिए खाद्य उत्पादित के लिए किया जाता है। और बागवानी फसलें में तो आप देखेंगे फल वल का उत्पाद किया जाता है। और अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी रबी फसल है। आपको याद होगा कि चावल जो है खरीफ की फसल है और मोटे अनाज भी खरीफ की फसल हैं। और कपास भी आपको पता होगा कि खरीफ में उगाया जाता है और ये अधिकतर महाराष्ट्र क्षेत्र में रहता है, काली मृदा वाले क्षेत्र में। तो चना आपका बचता है जो ठंडी के क्षेत्र में बसंत ऋतु के सीजन में काटा जाता है। तो आप चना को कह सकते हैं ये आपका है चना। तो मिटा ही दिए भैया चना आपका। और आप देखेंगे तीसरा, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। देखेंगे आप दालें, और दाल फलीदार फसल होती है क्योंकि अधिकतर देखेंगे मटर का दाल आप देखें फल रहता है उसमें। और अरहर के दाल में भी फल रहता है। मोटे अनाज में फलदार थोड़ी नहीं रहता है। मोटे अनाज आप देखेंगे उसका बीज होता है। ज्वार, ज्वार तिल, ज्वार तिल तो मैं पहली बार सुना हूँ, लेकिन वैसे पता नहीं क्या भैया। लेकिन ज्वार अलग चीज़ है, तिल अलग चीज़ है। तिल से तेल पाया जाता है और ज्वार का रोटी बनता था पहले। और तिल देखेंगे तो इसमें से आप देखेंगे दालें, दालें जो है आपका वही सही माना जाएगा। आप देखेंगे और आप चाहे इसे तो खुद कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए सहायता करती है। न्यूनतम सहायता मूल्य आपको याद होगा बुक में दिया गया था। अधिकतम सहायता मूल्य नहीं, मध्यम सहायता मूल्य नहीं, प्रभावी सहायता मूल्य नहीं। और अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। और 30 शब्दों में ये सब प्रश्न आपके 3 नंबर में आ सकता है। आप इसे गौर से पढ़िएगा ताकि आपको पेपर में लिखने में कठिनाई ना पड़े। एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उनको उन उन उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल माने पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण
ठंडी और गर्मी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हाइमस, जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढालवा क्षेत्र में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोष्णनम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायता देती है, समझ लीजिए। भारत विश्व में अग्रणी चाय उत्पादक है। और आप देखेंगे सेकंड, आपको भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां पैदा की जाती है उन क्षेत्रों को विवरण दें। गेहूं की एक प्रमुख फसल है, माने गेहूं को हम लेते हैं या देश के हैं और इसको लेते हैं। अभी आप इसका डाटा आपको मैं मैप में भी दिखा दूंगा। यह माने उत्तर पश्चिमी भागों में, माने गेहूं उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। अब देखेंगे पहला क्षेत्र उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मृदा वाला मैदान कर सकते हैं, इसमें प्रदेश भी दिया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने के लिए प्रमुख राज्य हैं। और आप देखेंगे तीसरा, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। और सरकार द्वारा किए गए संस्थागत की सूची आप देखेंगे। पहला आप देखेंगे जोतों की चकबंदी, माने चकबंदी कर दिया गया था, और जमींदारी प्रथा की समाप्ति, और अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति, और पशुओं की नस्ल में सुधार का दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति। आप हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का आप डिफिनेशन देख सकते हैं, इसमें दिया गया है एक। और बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, माने फसल जल जाता है तब उसका भी प्रावधान। और किसान को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। और फिर सातवां देखेंगे, किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत घटना माने दुर्घटना बीमा योजना शुरू किए गए। और फिर देखेंगे आकाशवाणी, दूरदर्शन से विशेष किसान कार्यक्रम प्रसारित किए गए, और आकाशवाणी के जरिए बताया जाता था कि फसल को आप कैसे उगाएं और कैसे करें, उसमें कैसा बीज डालें और कैसा करें। और किसान को दलालों के शोषण से बचने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा सरकार करती है। माने कि न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा कौन करता है? सरकार। और आपके कृषि क्षेत्र का अगर आ सकता है तो आप लिख सकते हैं कि सरकार कर सकता है, माने कि न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा। और आप 10वां देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार ही करती है। फिर आप देखेंगे चौथा, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भूमि के आवागमन इत्यादि गैर कृषि उपयोगी तथा कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्यान्न उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य
अंकर अंधकारमय भारत में 60 करोड़ लोग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं और इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि आती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा तथा किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। चिंता मत लो, कोरोना आ गया है, अब हो जाएगा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। पहला, कृषि आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करें ताकि इसी रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कर सकें। देखेंगे निम्नलिखित माने कि पहला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। अब क्या सुझाएंगे, अब देखिए आप। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के 60% से भी अधिक लोग आजीविका प्रदान करने के लिए कृषि के कुछ संस्थागत तथा प्रौद्योगिकी सुधार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। आप देखेंगे, पहला, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। किसानों के लिए जमींदारी प्रथा का एक अभिशाप थी, माने जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया तथा जोतों के आदिम सीमा निश्चित कर दी। खेतों की चकबंदी। पहले किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे, इसलिए छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई। हरित क्रांति, सरकार को अधिक उपज देने वाली बीज उपलब्ध करवाए, जिससे विशेषकर गेहूं की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और इससे हरित क्रांति के नाम दिया गया है। और अब हम देखेंगे प्रमुख सिंचाई परियोजना का निर्माण। किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाएं शुरू करी गई, जैसे आप देखेंगे नहर वहर लगाया गया और सरकारी ट्यूबवेल भी। और 5वां देखेंगे आप, फसल बीमा। फसलें प्रायः सूखा, बाढ़, आग आदि को नष्ट हो जाती हैं, जिसमें किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके द्वारा फसल नष्ट हो जाने पर किसान को पूरा मुआवजा मिलने लगा, जिससे उसे सुरक्षा प्राप्त हुई। और आप 6ठा देखेंगे, सरकारी संस्थाएं किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। ये संस्थाएं किसानों को महाजनों के चुंगल से बचाते हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन के द्वारा मौसम की जानकारी तथा कृषि संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। किसान को बिचौलियों के शोषण से बचने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, कुछ महत्वपूर्ण फसलें लाभदायक खरीद मूल्य सरकार घोषणा करती है। और फिर 9वां आप देखेंगे, खेती में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। और फिर 10वां देखेंगे, भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना क्यों की गई, अब आप लिख सकते हैं कि जिससे
कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो सके। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। ये 8 नंबर में क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन वैसे देखेंगे हम लिखेंगे उत्तर। वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आना। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में निकट आना। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीजें एक देश से दूसरे देश आने जाने लगी, जिससे उच्च कोटि की चीजें ही बाजार में टिक सकी। वैश्वीकरण के कारण कुछ अच्छे प्रभाव पड़े जो निम्नलिखित हैं, देखेंगे अब आप। भारत में दूसरे देशों के अन्न का निर्यात कर अपनी जरूरत का अन्न सामान खरीदने लगे। और दूसरा देखेंगे, विभिन्न फसलों की मांग बढ़ाने से भारत में इन चीजों का अधिक उत्पादन होने लगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसान ने अपनी उत्पादन की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने की कोशिश की। और वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पत्ति होने वाली चीजों को दूसरे देशों में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। और आप देखेंगे नीचे, कृषि वैज्ञानिक सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीजें की पैदावार होने लगी जो पहले संभव नहीं था। और वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े जो निम्नलिखित हैं। पहला देखेंगे, विश्व के धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों को अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, और जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला ना कर सके तथा कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। और दूसरा देखेंगे, विश्व के धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं। और तीसरा देखेंगे, कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। आप आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों छोड़ना पड़ा, कि आप लिख सकते हैं जैसे। फिर चौथा देखेंगे हम, कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिसकी बाजार में मांग थी, ना कि जनता की आवश्यकता पूरी करने वाली चीजों की उत्पादन किया। अब इससे देखो क्या होगा। कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेशकार बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ का वहन करना पड़ा, माने सहन करना पड़ा। अब और देखेंगे, 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है। देखेंगे क्यों। क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसान की स्थिति सुधारनी होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, माने प्रश्न संख्या हिंदी में कह दीजिए तो, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन करिए। वाह, भारत में अधिकांश लोगों को खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता
100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाओं प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। पतझड़। अब हम परियोजनाकार को देखेंगे। परियोजनाकार आप चाहे कर लीजिएगा, इसमें कुछ था नहीं। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसको आप आराम से आप पढ़ सकते हैं और इसका आप कर सकते हैं। फिर आप दूसरा देखिएंगे, गेहूं उत्पादन क्षेत्र दर्शाइए। आप देख सकते हैं गेहूं उत्पादन क्षेत्र ये आपका दिखाया गया है, इतना डाटा। और यहाँ देखिए आप प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र और गौड़ गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो आप देखेंगे ये आपका प्रमुख है, देखेंगे ये आपका यूपी का कुछ भाग आता है इतना, और यहाँ मध्य प्रदेश का आता है, और मैंने प्रमुख वाला भी हम बता रहे हैं आपको। और यहाँ आपका हरियाणा पूरा आ जाता है, और शिमला यहाँ का आपका आ जाता है, शिमला है। उत्तराखंड भी आ जाता है कुछ भाग, दिल्ली भी आता है माने, और पंजाब भी आता है, और राजस्थान का कुछ भाग आता है गौड़ में। और अब देखेंगे प्रमुख था वो, सॉरी, गौड़ का ये है। अब गौड़ देखेंगे यूपी का पूरा भाग आधा थोड़ा आता है, और बिहार का भी आता है, और इधर थोड़ा झारखंड का भी आता है। और हम इसी के साथ इस पार्ट को खत्म करते हैं। और आप इसका पीडीएफ आप हमारे एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा मेरा चैनल है, और मेरा टेलीग्राम पे आप जाकर छोटू जेएनबी डालेंगे तो आप पा सकते हैं। और आपको देखने के लिए धन्यवाद कहूँगा। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं 1 बजे रात को बना रहा हूँ, टाइम भी आप देख सकते हैं। और आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। मुझसे जहाँ गलती हुई है उसे बताने की कोशिश करें, और आप जो चाहते हैं वो भी बताने की कोशिश करें। और इसी के साथ आपको धन्यवाद दोबारा भी, और आपको तिबारा भी कहने को जरूरत ना पड़ेगी। लेकिन आप सब्सक्राइब लाइक करना भूल सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने से करें, अपने भाई बंधु से करवाएं, ताकि हमारा भी फायदा हो, आपका फायदा तो होता ही रहेगा।